मैं आज आप लोगों को भारत में हुए, देखिए आपका जो सिलेबस है उसमें पेट में दिया गया है भारत के स्वतंत्रता संग्राम, भारत में हुए स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो ये बताइए स्वतंत्र कौन होना चाहता है? जो व्यक्ति गुलाम हुआ हो। कौन स्वतंत्र होगा? जो कभी न कभी किसी का गुलाम रहा हो। तो गुलामी कैसे आती है? जब कोई आक्रमण बाहरी व्यक्ति किसी देश में घुसे तब ना। सुनिए, तो भारत पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने का चिड़िया। पंखा पंखा ये बुद्धि तो वहीं की आई लिए। पंखा पंखा सबके लौकत। आवाज आ रही है ना? सुनिए फिर से, जो भारत है उसे पहले क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। पहले भी था, अब भी है। अब है नहीं। एक्चुअली है क्यों नहीं अभी बताऊंगा। कोई चीज़ अगर आपके पास पैसे हो, कोई लूट के लेके चला जाए तो आप फिर भी अमीर रहोगे? नहीं। तो देखिए, भारत को लूटने के लिए कई लोग आए और काफ़ी अच्छा खासा लूटे भी। ठीक है, हमें लूटे जाने की कई कमियां थी। इतिहास पढ़ने का मेन मकसद ही यही होता है, हमें पता चले हम कितनी बार लूटे गए हैं और क्या करें आगे कि आगे टूटे ना। जो टूटा है वही लूटा गया है, लेकिन फिर भी हम लोग टूटे ही रहते हैं। चलिए इधर देखिएगा, हमें पढ़ना है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। आज़ादी कब मिली? 1947 में ना। 1947 में मिली है, लेकिन कितना वर्षों तक हमने गुलामी झेली है। अंग्रेजों की गुलामी हमने कब से की? लगभग 1757 के बाद हमारे कुछ क्षेत्रों पे उनका कब्जा हो ही चुका था। और वास्तव में देखा जाए तो 18वीं सदी में हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। लेकिन ये नहीं है कि हम पहले अंग्रेजों के ही गुलाम हुए। उससे पहले भी भारत पे बहुत बार आक्रमण हुए और उन सबका मेन मोटिव यही रहता था, सबका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत को गुलाम बनाना नहीं, भारत की संपत्ति पे अपना प्रभुत्व रखना, भारत की संपत्ति को लूट करके ले जाना। यहाँ की जनता के बारे में कुछ नहीं सोचना है। क्या करना है? भारत से पैसे लेकर के जाना है। समझ में आ रहा है? अंग्रेज बेचारे कंपनी के थ्रू, अपने व्यापार के थ्रू हमको गुलाम बनाए। कुछ लोग आए, भारत की संपत्ति, भारत के साम्राज्य को लूटे। कुछ शासक ऐसे भी आए, विदेशी शासक कुछ ऐसे भी आए जो यहाँ पर रुक करके शासन भी किए। समझ में आ रहा है? कुछ शासक ऐसे आए, भारत को लूटे और भग गए, निकल लिए। कुछ शासक ऐसे आए जो यहाँ की संपत्ति को लूटा, फिर उन्हें समझ में आया नहीं यहीं रुक के शासन करना चाहिए। क्या कहाँ ले जाएंगे? जैसे कुषाण वंश के शासक यहाँ पे शासन किए। पहलव पर्थियंस जो थे वो उन्होंने यहाँ पे भारत में शासन किया। शक बाहरी थे, मध्य एशिया से आए थे, उसकी एक शाखा आई थी, उन्होंने भी भारत में शासन किया। ये सब विदेशी थे। फिर अगर मैं बात करूं कुषाण के बाद हुड़ भारत आए और उन्होंने भी भारत में शासन किया कुछ क्षेत्रों में। उस तरीके से आप देखते हैं बहुत से शासक भारत में रुकते हैं, शासन करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं, जितना अच्छा ख्याल आपके माता पिता आपका रखेंगे, क्या पड़ोसी उतना रखेगा? नहीं। स्वाभाविक सी बात है। उसका मेन उद्देश्य होगा कि आपसे फायदा निकाला जाए। क्या निकाला जाए? फायदा। तुलसीदास कहे हैं, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुनि यह सब की रीति। मतलब स्वार्थ और लाभ के बगैर कोई किसी का कार्य नहीं करता। तो ये आज की रीति नहीं है, ये पुरानी रीति है। और इसमें ये नहीं कि जो सज्जन पुरुष है वो नहीं करेगा। उसमें उन्होंने बोला है मुनि, जो बहुत मुनि लोग हैं, बहुत साधु सज्जन पुरुष हैं, वो भी करते हैं। और नर मतलब मनुष्य भी करता है। और जो शैतान है, जो राक्षस है, जिसकी प्रवृत्ति ही राक्षस की है, वो भी करता है। यानी स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर मुनि यह सबकी रीति। इसका मतलब जो बाहरी आएगा, जो विदेशी आएगा, वो हमसे कैसी इच्छा रखेगा? स्वार्थ की या फिर लाभ की? बोलिए। कुछ लोग आएंगे, जैसे गजनवी जैसे लोग आएंगे तो भारत को लूटेंगे और चले जाएंगे। नादिर शाह आएगा, भारत को लूटेगा, यहाँ कत्लेआम मचाएगा और निकल जाएगा। ठीक है। लेकिन कुछ जो है आएंगे, लूटेंगे, लेकिन उनका जो रुकेंगे उनका भी तो मेन मोटिव क्या रहेगा? लाभ या रहेगा या फिर स्वार्थ रहेगा? बोलिए। आप हम लोग जबरदस्ती अकबर को महान कह लें, लेकिन महान वो क्यों रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसे पता है हम कहाँ के हैं, अफगानी हैं। अफगान वालों के प्रति प्रेम उसका ज्यादा रहेगा। अगर आप ही विदेश में कहीं नौकरी पा जाएं तो क्या भारत को भूल जाएंगे? नहीं। आपकी इच्छा, आपकी जो
इमोशनल टच रहेगा वो इंडिया से बना रहेगा। और आज नहीं, बहुत पुराना एनआरआई जो हैं वो भारत में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? भारत बहुत डेवलप कंट्री है क्या? नहीं, लेकिन अपना पैसा यहाँ पे लाते हैं, लगाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा भारत क्या हो, विकसित हो। चलिए हम देखते हैं भारत पे आक्रमण। जितना जितना भारतीय इतिहास के बारे में लोग अवगत हैं, उस अनुसार हम पढ़ेंगे भारत में कितने आक्रमण हुए हैं, महत्वपूर्ण आक्रमण, विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण और पहला आक्रमण माना जाता है ईरानियों द्वारा। किसके द्वारा जी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले आक्रमण कहां से आया, तो भारत, अब सुनिए, किसी भी देश पे आक्रमण कहां से होगा? स्वाभाविक सी बात है, सबसे ज्यादा झगड़ा आपका कहां से होता है? पड़ोसियों से। किससे होता है जी? हमार गैया कहाँ बांध ले, तम हिया ले बांध ले, हवा मार के उन्हा दिला तो हम गाय के यहाँ से हटा दिया, ठीक है, गेहूँ हमरे बरमदवा में रख डाले, हवा समझ में आ रहा कि नहीं? यानी पड़ोसी जो बगल का होगा, जो लोग साथ रहते हैं वही तो लड़ेंगे आपस में। तो हमारा पड़ोसी मतलब जो आज पाकिस्तान आप देख रहे हैं, वो एक समय पाकिस्तान जो था वो भारत का क्या था? अभिन्न अंग था। तो पाकिस्तान के जस्ट बगल में क्या कौन आता है? ईरान आता है। क्या आता है? ईरान। तो जो ईरान है वो हमारा उस समय क्या था? प्राचीन भारत में ईरान जो था वो हमारा पड़ोसी राष्ट्र था। क्या था? और पहला आक्रमण होगा ईरानियों द्वारा। किसके द्वारा? ईरान के लोग सबसे पहली बार हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। उसमें सब जो सफल आक्रमण रहेगा वो किसका रहेगा? डैरियस का। किसका रहेगा? इन्हीं को दारा सिकोह कहते हैं। क्या किसका रहेगा जी? डैरियस का। किस वर्ष आते हैं ये? 516 ईसा पूर्व में। किस वर्ष आएंगे? 516 यानी पहला आक्रमण रहेगा डैरियस का वर्ष 516 ईस्वी में। ये मजबूत शासक रहा होगा तभी तो आया होगा। जब आपका पड़ोसी मजबूत होता है तभी आपके ऊपर, अगर मान लो 3 सरकारी नौकरी लग गई ओकरे घरवा में और तोरे एक बार तो कही अब तब मजबूत है, ठीक है, वो आपको दबाने की कोशिश करेगा। ईरान का जो डैरियस था वो भी पावरफुल था, भारत की तरफ आक्रमण कर दिया। यानी पहला आक्रमणकारी सफल आक्रमणकारी किसे माना जाएगा? डैरियस। अब देखिए, एक पड़ोसी आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है या फिर जो आपके क्षेत्र का बहुत बड़ा गुंडा हो वो आक्रमण करेगा, ठीक है। तो देखिए, यूनान से एक व्यक्ति चला था, उसकी थोड़ी महत्वाकांक्षा ज्यादा थी। वो चाहता था विश्व विजय। क्या चाहता था? पूरे विश्व को जीतना चाहता था। और उसका नाम था, मकदूनिया का नवनिर्मित शासक बना था सिकंदर, अलेक्जेंडर। अंग्रेजी में उसे बोलते हैं क्या? अलेक्जेंडर। और 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में वो सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है। कौन? सिकंदर। और एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है भारतीय इतिहास में, जिसे आप क्या कहते हैं? हाइडेस्पीच का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी हाइडेस्पीच का युद्ध 2 लोगों के मध्य लड़ा गया था, सिकंदर के बीच में और राजा पोरस के बीच में। सुनिए, सिंध जो प्रांत था उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि पूरा भारत की जो भूभाग है वहां पे एक ही साम्राज्य नहीं था, कई साम्राज्य थे। उसमें सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वो मगध साम्राज्य था। कौन साम्राज्य था? मगध। और उस समय वहां का शासक जो था वो घनानंद था। कौन था? तो प्रश्न पूछ सकता है कि जब भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया, उस समय जब भारत में सिकंदर आया, ठीक है, आक्रमण किया यानी 326 ईसा पूर्व में, उस समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। अगर पूछे तो इसका मतलब सिकंदर जो है वो घनानंद से लड़ा था? नहीं, घनानंद से सिकंदर डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ेगा। वो आया था पहले सिंध प्रांत में। अगर आप भारत उपमहाद्वीप का मैप देखें तो सबसे पहले आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में जब सिंध नदी को पार करेंगे आप तो क्या आएगा? सिंध प्रांत आएगा। क्या आएगा? और सिंध प्रांत में टकराव हुआ था राजा आम्भी का किसके साथ? सिकंदर के साथ, अलेक्जेंडर के साथ। और बहुत भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध का परिणाम तो यही हुआ कि सिकंदर विजित रहा, यूनानी जीते।
लेकिन इसमें उनकी बहुत हानि हुई, इनके मनोबल भी टूटे, जन धन की भी हानि हुई, और इन्हें लगा एक छोटा सा साम्राज्य, राजा पुरु का छोटा सा साम्राज्य हमें नाको चने चबवा दे रहा है। तो सोचिए, मगध इतना बड़ा साम्राज्य है, क्या हम उसे जीत पाएंगे? यानी सिकंदर की विश्व विजय पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। किस वाले? हाइड स्पीच के युद्ध में ही। उसके कुछ सैनिक आपस में क्या हो गया, उनका मतभेद हो गया। किसके साथ? राजा के साथ। सैनिक कहने लगे हम वापस जाएंगे, सिकंदर बोला नहीं हम आगे जाएंगे। लेकिन अंततोगत्वा आप यूँ बोलें कि उस समय तक्षशिला के प्रोफेसर हुआ करते थे चाणक्य, उनकी सूझबूझ और चतुराई की वजह से अंतिम में सिकंदर को वापस जाना पड़ा। कहाँ पे? यूनान। अगर मैं बात करूं यूनानियों के बाद, यूनान के बाद किसका आक्रमण माना जाएगा? तो फिर आएंगे हिंद यवन। कौन आएंगे जी? हिंद यवन। जब यूनानी आए थे तो जब वापस जा रहे थे तो स्वाभाविक सी बात है, इंडिया आने से पहले आपको बीच में ईरान भी तो पड़ा होगा, सऊदी अरेबिया भी पड़ा होगा। अगर मैं पूछूं सिकंदर की मौत कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। और आया कहाँ से था? मकदूनिया से। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक देश है, एक क्षेत्र है मकदूनिया, वहां से आया था कौन? सिकंदर। तो यूनानियों के बाद हिंद यवन का आक्रमण होता है, उसमें सफल सबसे माना जाता है डेमेट्रियस प्रथम। कौन? किसका आक्रमण सफल माना जाता है? डेमेट्रियस प्रथम का। उसके बाद आते हैं शक। अब सुनिए, हिंद यवन में ही जब मौर्य वंश का शासन था तो एक बार हिंद यवनों ने वहां पे भी आक्रमण किया, लेकिन वो हार गए। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। और इसी परिप्रेक्ष्य में हारने की वजह से ही उन्हें अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कहाँ करना पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो हिंद यवन पहले हारे भी थे, लेकिन हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि हमको हराया किसने, या फिर हमारे ऊपर सफल आक्रमण किसने किया। हम सिर्फ सफल आक्रमण की बात कर रहे हैं। तो हिंद यवनों के बाद आता है शक। शकों का आक्रमण। शक कहाँ के थे जी? मध्य एशिया के थे। कहाँ के थे? इनकी 4 शाखाएं थी और एक शाखा कहाँ आई थी? भारत आई थी। शकों के बाद भारत में आक्रमण होता है पहलवों का। किसका? पर्शियंस। अंग्रेजी में नाम आप लोग सुने होंगे, पर्शियन साम्राज्य। पर्शियन साम्राज्य को हिंदी में पहलव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पहलव। और उसका पहला शासक कौन था जी? माउस था। माउस क्या था? पर्शियन साम्राज्य का पहला शासक था। अगर मैं बोलूं आपसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन, तो गोंदो माउस पर्शियन साम्राज्य का प्रथम शासक था। भारत में पर्शियन साम्राज्य का प्रथम शासक नहीं था, ठीक है। पूरे पर्शियन का, पूरे पहलव साम्राज्य का पहला शासक कौन था? माउस ये पहला शासक था। लेकिन सबसे पावरफुल शासकों की बात की जाए तो सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गोंदो फर्जीज। याद रहेगा नाम? गोंदो फर्जीज। अगर मैं बोलूं भारत में, अभी मैंने बोला ना कि कुछ साम्राज्य ऐसे रहे जो भारत में क्या किए? शासन किए। तो उसमें पहलव का भी नाम आता है। किसका नाम आएगा? पहलव का। तो पहलव में, भारत में पहलव का वास्तविक संस्थापक जो था वो था मिथ्रोडेटस प्रथम। कौन था? मिथ्रोडेटस फर्स्ट। पहलव साम्राज्य के बाद भारत में अगर बाह्य आक्रमणों की बात की जाए तब फिर आते हैं कुषाण वंश। कौन सा वंश आता है? कुषाण वंश। इस समय का जो चीन देख रहे हैं आप, चीन का उत्तरी पश्चिमी जो मंगोलिया के साथ लगता है क्षेत्र, वहां के कौन थे? कुषाण थे। एक यूची जाति थी। कौन सी जाति थी जी? यूची जाति का एक पंथ, एक यानी एक भाग था। कौन? कुषाण, जो भारत में आए किस वर्ष? 78 ईसा पूर्व में, ठीक है। उसमें कुजुल कटफिसस यानी कुजुल कटफिसस फर्स्ट जो था वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कहां पे? कहां का? कुषाण वंश का। फिर से बोल रहा हूं, कुजुल कटफिसस भारत में सफल आक्रमण कुषाणों का किसके द्वारा माना जाता है जी? कुजुल कटफिसस द्वारा। समझ में आ रहा है? अगर मैं बात करूं कुषाण वंश में सबसे प्रतापी शासक भी हुआ एक, जिसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था जी? कनिष्क।
कुषाण वंश की ही बात की जाए तो सबसे प्रतापी शासक कुषाण था। कुषाण का कौन था? कनिष्क था। इसी के समय में एक बौद्ध संगीति भी होगी। क्या होगी? और ये इसने बौद्ध धर्म भी धारण किया। क्वेश्चन पूछता है सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलवाया? तो कुषाणों को इसका श्रेय जाता है, कनिष्क को जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर पूछ दिया जाए आपसे सर्वप्रथम सबसे पहली बार भारत में सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो फिर नाम आएगा हिंद यवनों का, इंडो ग्रीक का। किसका नाम आएगा जी? सबसे पहली बार सोने के सिक्के चलवाने का श्रेय जाता है हिंद यवनों को। किसे जाता है? हिंद यवनों को। कुषाण वंश में, कुषाण वंश के पश्चात आप भारत में आक्रमण होता है हुड़ों का। किसका आक्रमण होगा जी? हुड़ों का। हुड़ों में सबसे पहले आक्रमण करने वाला था खुसनेबाज, जो सफल नहीं रहा। उसके बाद तोरमाड़, फिर उसके बाद आता है मिहिरकुल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी ने मालवा में हुड़ साम्राज्य की नींव रखी। यानी पहला वास्तविक संस्थापक, यानी भारत में साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला हुड़ों का शासक कौन रहेगा? मिहिरकुल रहेगा। कहाँ पे? मालवा, जो इस समय मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। वहां पे इसने क्या किया? अपने साम्राज्य की स्थापना की। किसने? मिहिरकुल ने। आपसे पूछा जाए हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में हुआ। और सफल आक्रमण, हुड़ों का सफल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? किसके नेतृत्व में हुआ? तो मिहिरकुल के। मालवा में इसने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। हुड़ों के बाद आता है अरबों का आक्रमण। अरबों के आक्रमण में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत के राजा दाहिर सेन को पराजित किया। वर्ष 712 ईस्वी में दाहिर सेन सिंध प्रांत का शासक हुआ करता था। क्या होता था जी? राजा होता था। और मोहम्मद बिन कासिम भारत में कब आया? 712 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछेगा पहला अरबी आक्रमण कब हुआ, तो 712 ईस्वी में हुआ। किस वर्ष हुआ जी? क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, तो 712 ईस्वी में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के। क्वेश्चन पूछेगा मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आया तो उस समय सिंध प्रांत, यानी जिस प्रांत पे उसने आक्रमण किया था, उस प्रांत का शासक कौन था, तो दाहिर सेन था। क्वेश्चन पूछेगा जजिया कर सबसे पहली बार भारतीय जनता पर या फिर हिंदुओं पर लगाने वाला पहला विदेशी आक्रांता या फिर आक्रमणकारी कौन था, तो कौन रहेगा? मोहम्मद बिन कासिम। क्यों? मैंने पहले ही बताया था जब लेक्चर शुरू हुआ था, उससे पहले ही, जब भी कोई विदेशी आएगा, बाहरी व्यक्ति आएगा, वो आपके ऊपर क्या करेगा? लाभ लेगा या फिर स्वार्थ के लिए आएगा। अब स्वार्थ में कुछ भी हो सकता है। अब सुनिए, अरबों के आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम आएगा। क्वेश्चन इससे यही बनता है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन? मोहम्मद बिन कासिम। पूछेगा कब आया? 712 ईस्वी में आया। क्वेश्चन पूछेगा जजिया कर सबसे पहली बार भारत में किसने लगाया? हिंदुओं पर किसने लगाया? मोहम्मद जी। जजिया कर क्या होता है भैया? गैर मुस्लिम लोगों पे, यानी गैर मुस्लिम भारत में कौन बचा? हिंदू बचे, सिख बचे। ऐसे लोगों पे जो अल्लाह की उपासना नहीं करते, जो नमाज नहीं अदा करते, उनसे पूजा करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए उन पे एक कर लगाया जाता है। मतलब आपको मंदिर में जाना है तो टैक्स लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? कर लिया जाएगा। किससे? आम जनता से। इसे क्या कहते हैं? जजिया कर बोला जाता है। समझ में आ रहा है? यानी अरबों, अब सुनिए, ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था कौन? ये था सेनापति। किसका? खलीफा का। किसका था? खलीफा का। अब सुनो, अब भारत में आक्रमण होता है अरबों के तत्पश्चात तुर्कों का। किसका जी? तुर्क। आज टर्की है ना, राजधानी इस्तांबुल, बोलो। उसी का वहीं से एक फिर से व्यक्ति आया जिसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? मतलब तुर्कों, प्रश्न पूछेगा तुर्की आक्रांताओं में सबसे पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में लड़ा गया आया जी? सुबुक्तगीन। किसके नेतृत्व में? सुबुक्तगीन। उसके पश्चात आएगा अल्पतगीन। कौन आएगा? अल्पतगीन।
तुर्कों के आक्रमण में सुबुक्तगीन, अल्पतगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। सुबुक्तगीन और अल्पतगीन का मेन मोटिव यह था, भारत में आओ, लूटो और यहां की संपत्ति लेके चलो कहां, अपने क्षेत्र में। महमूद गजनवी, भारत में पहला आक्रमण उसका 1001 ईस्वी में होता है और सबसे महत्वपूर्ण, या फिर यूं बोले, मंदिर पे, सोमनाथ मंदिर को सबसे पहली बार लूटने का श्रेय किसे जाता है? वर्ष 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। किसने? महमूद गजनवी ने। बहुत बुरी तरीके से इन द सेंस, उस समय जब तक ये लोग नहीं आए थे तब तक भारत पहले आप लोगों को पहले ही पता चल चुका है क्या था, सोने की चिड़िया था। यानी हमारे यहाँ से हमारे जो व्यापार प्रणाली थी वो बहुत समृद्ध थी। पूरी दुनिया में हमारे माल जाया करते थे, हम मसाले बेचा करते थे, ठीक है। कौन? भारत के लोग। लेकिन महमूद गजनवी ने कितनी बार लूटा जी? 17 बार लूटा। एक बार इतना माल मिलता था उसे कि ले जाने वाले जो घोड़े हाथी रहते थे ना, वो कम पड़ जाते थे। वो एक बार नहीं आया, 17 बार आया। कौन? महमूद गजनवी। उसके बाद महमूद गजनवी के बाद गौर प्रांत से, अब अफगानिस्तान के गौर प्रांत से एक मोहम्मद गौरी नाम का व्यक्ति आया। मोहम्मद गौरी नाम का व्यक्ति आया, जिसे जाता है भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय। क्वेश्चन पूछे, भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किस आक्रमणकारी को जाता है? तो मोहम्मद गौरी को, गजनवी को नहीं। गजनवी का मेन मोटिव था भारत की संपदा को लूट करके अपने घर की तरफ चलो। मोहम्मद गौरी ने भारत में ही एक नए साम्राज्य की नींव रखी, जिसे आप गुलाम वंश, आगे गुलाम वंश के नाम से जानोगे। किस नाम से? गुलाम वंश के, या फिर इसी को बोलेंगे मामलूक वंश। इसका संस्थापक कौन रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन रहेगा जी? संस्थापक रहेगा मोहम्मद गौरी, लेकिन प्रथम शासक कौन रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी, प्रश्न पूछता है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने हराया था? तो भीम द्वितीय नामक गुजरात के राजा ने, भीम द्वितीय नामक गुजरात के एक ब्राह्मण शासक ने इसे कहाँ हराया था? गुजरात में ही हराया था। फिर उसके बाद पूछेगा, इसने एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा, तराइन का। तराइन के 2 महत्वपूर्ण युद्ध इसके और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही लड़े गए। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी हारा था। कौन हारा? मोहम्मद गौरी। लेकिन भारतीय लोग उस समय धर्म युद्ध किया करते थे, इसीलिए बाद में कूटे गए। देखिए, इतिहास हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है, ठीक है। कृष्ण भगवान कहे हैं गीता में कि बहुत ज्यादा सभ्य के साथ सभ्य बनो। धार्मिक व्यक्ति है उसके साथ धर्म का व्यवहार करो, जो अधर्मी है उसके साथ आप धर्म से रहोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। कौरवों ने मात्र एक बार गलती की थी ना, किसको मारने के लिए? 7 लोगों ने एक साथ मिलकर के 15 साल के बच्चे अभिमन्यु की हत्या की थी ना। उसका परिणाम क्या हुआ? कृष्ण ने कहा कि एक गलती उन्होंने कर दी है, प्रारंभ उन्होंने कर दिया है, अब उन्होंने इतनी सी गलती की। अब पांडवों ने हर बार 7 को 7 बार गलती अधर्म से मारा कि नहीं मारा? तो इसीलिए इतिहास भी कहता है, जो धार्मिक व्यक्ति है उसके साथ धर्म का व्यवहार करो, जो अधर्मी व्यक्ति है उसके साथ अधर्म का व्यवहार करो। अगर ना करोगे तो यही हाल होगी जो हुआ। मोहम्मद गौरी ने 1191 के बाद 1192 में 1 साल बाद फिर से आक्रमण कर दिया, और इस बार राजपूत आपस में बिखरे हुए थे। संयोगिता का नाम सुने होंगे आप लोग। जयचंद्र की पुत्री थी। कौन थी? जयचंद्र की पुत्री थी। कन्नौज का शासक था कौन? जयचंद्र। और कन्नौज पड़ता है दिल्ली सल्तनत के बगल में। दिल्ली पे शासन था चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान का, और कन्नौज पे शासन था जयचंद्र का। उसकी पुत्री के स्वयंवर में पृथ्वीराज को बुलावा नहीं दिया गया, लेकिन उसकी पुत्री ने पृथ्वीराज चौहान को बुलाया था। पृथ्वीराज चौहान ने उससे विवाह कर किया। इसके कारण जयचंद्र ने क्या किया? तराइन के द्वितीय युद्ध में
पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि पहले 1192 में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराएगा और मात्र 2 साल बाद 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मारेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे सीख क्या मिलती है, जब बाहरी व्यक्ति आए तो परिवार के लोग टूटे नहीं। परिवार के लोग अगर टूटे नहीं होते तो क्या वो आक्रमण कर पाता, सफल रहता? उसके 1 साल पहले ही तो हराए थे। और उसके साथ साथ राजस्थान के सारे राजपूतों ने धोखा दिया। पृथ्वीराज चौहान अकेले लड़ा 1192 में, इसीलिए हार गया। समझ में आ रहा है? यानी जब जब टूटोगे तब तब लूटे जाओगे। किसके द्वारा? पड़ोसियों द्वारा। इसीलिए आपस में भाई बहन खूब लड़ाई करना, बगलिया वाला जब आए कूटी पहले उसको कूट देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खूब लड़ो आपस में। बाहर वाला कोई आए तो एक रहो। ये कौन कहता है? इतिहास बता, मैं थोड़ी बता रहा हूं, मुझको तो कुछ पता नहीं है, ये सब बता रहा है। ऐसा करना चाहिए, ये कहते हैं। ये सब यही इतिहास से हमें यही पता चलता है। सुनिए, मोहम्मद गोरी, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि घर की बात नहीं बता रहा हूं, समाज की बात बता रहा हूं। मतलब चौहान जी लोग राजभरों लोगों से कम लड़िए, यादव जी लोग ब्राह्मणों से कम लड़िए, लड़ते रहिए, पूरे साल लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बाह्य व्यक्ति कोई आए, जब बाह्य व्यक्ति कोई कमेंट करे, विदेशी व्यक्ति कोई कमेंट करे, उसको नोच डालो। समझ में आ रहा है? वो क्यों बोलेगा आपके इंटरनल मैटर में? इतनी सारी चीजें होने के बावजूद अगर आप नहीं सीख पाए तो भैया आपको फिर से गुलाम होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आप फिर गुलाम होंगे, अग्रसर हैं उसके प्रति, ठीक है, वहीं बढ़ रहे हैं। यानी गलतियों से सीखा ना जाता है। चलिए, मोहम्मद गोरी जो था वो भारत में 1206 ईस्वी में एक साम्राज्य की स्थापना करके चला गया। क्या नाम था उसका? गुलाम वंश। क्या बोलते हैं जी? या फिर इसी को बोलेंगे मामलुक वंश। उसका संस्थापक शासक कौन रहेगा? पहला शासक कौन रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने शासन किया 1206 से 1210 तक। कब से कब तक? 6 से 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सी चीजें बनवाई हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसे, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, ऐसी चीजें बनाई है ना। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। ये बहुत वफादार था किसके प्रति? अपने ये दास था ना। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास भी था और सेनापति भी था। मोहम्मद गोरी के 3 सेनापति हुआ करते थे। उसमें सबसे प्रिय सेनापति प्रिय दास और सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसीलिए उसने इसको क्या दी थी? दिल्ली दी थी। और इसके बाद एक नाम और याद रखिएगा, किसका? एलदौज का। किसका नाम? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया मोहम्मद गोरी ने 2 तराइन के युद्ध लड़े ना। बोलो, तराइन का प्रथम और द्वितीय। अब क्वेश्चन पूछता है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान। 1192 में किसके बीच हुआ? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जीता कौन? गौरी। अब एक तराइन का युद्ध और लड़ा जाएगा तराइन के ही मैदान में, जिसे आप बोलते हैं तराइन का तृतीय युद्ध। ये लोग कम जानते हैं, फिर भी आप लोग जानते रहिए। इसे बोलते हैं तराइन का तृतीय युद्ध। किसके किसके बीच लड़ा जाएगा जी? कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश बनता है गुलाम वंश का शासक। किसका? गुलाम वंश का प्रतापी शासक कौन बनता है? इल्तुतमिश। और 1215 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का एक और सेनापति रहता है जिसका नाम रहता है एलदौज। क्या नाम रहता है? एलदौज भारत आता है और तराइन के बीच में एक घमासान युद्ध लड़ा जाता है इल्तुतमिश और एलदौज के बीच में। और कौन जीतता है? इल्तुतमिश। कौन जीत जाता है जी? इल्तुतमिश। चलिए, इस तरीके से आप देखते हैं मोहम्मद गोरी के कारण ही भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। इसमें बहुत से बहुत से वंश आते हैं, जिसमें पहला रहता है मामलुक, उसके बाद आएगा तुगलक, खिलजी, सैयद और लोदी। लगभग 5 बड़े वंशों ने क्या किया? दिल्ली में शासन किया। अब दिल्ली मतलब पूरा भारत नहीं, दिल्ली को ऐसे पेश किया जाता है जैसे लगता है पूरा भारत गुलाम नहीं हुआ है अभी, ठीक है। दिल्ली मतलब दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, राजस्थान का ऊपरी वाला कुछ हिस्सा, हरियाणा वाला क्षेत्र, बस इतना। अब दिल्ली सल्तनत में पूरा भारत नहीं,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अब आता है मंगोलों का आक्रमण। किसका आता है जी? मंगोलों के आक्रमण। मंगोलों में एक सबसे खूंखार नाम था जिसका नाम था चंगेज खान। क्या नाम था? चंगेज खान। बहुत ही हरामखोर टाइप का आदमी, बहुत ही खूंखार। मंगोलिया का एक क्रूर जनजातीय, क्या बोलते हैं उसे, जो जनजाति कह रहा हूं, आदिवासी, जो क्या बोलते हैं, वहां पे तो जंगल भी नहीं है, जो खाना बदोश की जिंदगी बिताते हैं, उस बिरादरी से आता था कौन? चंगेज खान। और बहुत ही क्रूर। ये जो मूवियों में देखते होंगे आप लोग, सिर काट करके शहर के गेट पे लगा देना, ये प्रथा उसी ने प्रारंभ की थी। कहता था कि एक बार मारो, उस समय दहशत में लोग आ जाएं, और उसके बाद जो मुंडी काट करके गेट पे लगा दो, ताकि गेट में अब फिर कोई घुसे तो पता चले साल 2 सालों तक बदबू आती रहनी चाहिए कि यहाँ चंगेज खान आके चला गया है। समझ में आ रहा है? इतना क्रूर और निर्दयी। प्रश्न पूछता है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक कौन था? तो चंगेज खान था। सिकंदर उकंदर नहीं, सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक कौन था? मंगोलिया से चला था, यूरोप तक झंडे गाड़ा था। ठीक है, क्रूर इतना था, आधे लोग तो दहशत, एक को मारता था 10 लोग ऐसे ही डर जाते थे, है ना? अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना, एक को मारे 10 मर जाएं, बाकी देख 10 मर जाएं। तो ये भारतीय राजाओं पे नहीं अच्छी लगती है, वो चंगेज खान पे ही जतती है। क्यों? क्योंकि वो निर्मम तो कौन है? वही है ना। अब ये देखिए, मंगोल आक्रमण में पहला महत्वपूर्ण आक्रमण किसका माना जाता है? चंगेज खान का। तो प्रश्न पूछता है, चंगेज खान जब भारत आया तो उस समय भारत का शासक कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था जी? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने बहुत समझदारी का परिचय दिया और कहा शांति से बैठा रहा। वो आए सैनिक लेकर के, जिस मोटिव से आए थे, आए सिंधु नदी के उस पार रहे और चले गए। अगर आए होते भारत में तो क्या हाल किए होते, क्या हश्र किए होते, जो दुनिया में करके आए थे वही किए होते। इसका मूल नाम पूछता है, चंगेज खान का मूल नाम क्या है जी? तैमुजीन है। क्या है जी? तैमुजीन। याद रखिएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था कौन? चंगेज खान। इसका मूल नाम है तैमुजीन। अब उसके बाद आता है मंगोलों में सब, उसके बाद आते हैं तैर बहादुर। कौन आता है जी? तैर बहादुर। कब आता है? बहराम शाह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बहराम शाह के। फिर उसके बाद आते हैं कादर खान और कुतलुग ख्वाजा। कौन आते हैं? कादर खान और कुतलुग ख्वाजा। ये सब मंगोली हैं। समझ में आ रहा है? कादर खान प्लस कुतलुग ख्वाजा दोनों एक साथ आते हैं किसके शासनकाल में जी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अब सुनो, अलाउद्दीन खिलजी पहले से जानता था, इसका चाचा था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था जी? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से थोड़ा सा जलता था, लेकिन प्रेम भी बहुत करता था। जलता इसलिए था क्योंकि ये बहुत ही प्रतापी था, शासक, चालाक था। शुरू से एक टॉफी खाता था, दूसर की थैली में लेके घूमता था। ठीक है, मतलब सातिर था, सातिर दिमाग था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी अपने दरबार में जब कादर खान और कुतलुग ख्वाजा की सेना सिंधु नदी के पास पहुंची तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में कहा, बताओ वहां कौन जाएगा? मंगोल आए हैं। मंगोलों की प्रथा, युद्ध नीति की जो प्रथा होती, युद्ध प्रथा होती है, वो बहुत क्रूर थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी मैं जाऊंगा कि मैं जाऊं, कोई ये नहीं कर रहा, सब पीछे जा रहे थे सारे सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी बहुत कम उम्र का लड़का, वो राजा का भतीजा, आगे निकल के आता है, कहता है हम जाएंगे। एक बड़ी सी सेना लेता है और कहां बढ़ चलता है? सिंध नदी के मुहाने पर। और कादर खान और कुतलुग ख्वाजा के बीच में अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध लड़ा जाता है। और जीतता कौन है? अलाउद्दीन खिलजी के चर्चे और 7वें आसमान पर। ठीक है, और जो कादर खान और कुतलुग ख्वाजा ने नाम डुबा दिया किसका? मंगोलों का, क्योंकि मंगोल युद्ध हारते नहीं थे। मंगोल इतने क्रूर थे, आधा तो सेना विपक्ष की भयभीत रहा करती थी, इसी से हार जाते थे। ऊपर से इतनी क्रूर, मजबूत भी हुआ करते थे, छोटी काठी, छोटी छोटी आंखें। ठीक है, तो इसके बाद फिर कौन आता है जी? कौन आता है?
चंगेज खान। चंगेज खान नहीं रहेगा, तैमूर लंग। कौन रहेगा जी? तैमूर लंग। बहुत इंपॉर्टेंट नाम। तैमूर लंग का बहुत सी कहानियां सुनाई गई हैं छोटी छोटी, जब किताबों में 3-4 की कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे। तैमूर जब भारत आया तो एक बार जा रहा था, समझ में आ रहा है? तैमूर की बहुत सारी कहानियां फेमस हैं भारत में। और 1398 ईस्वी में, किस वर्ष जी? 1398 ईस्वी में एक थोड़ा सा लंगड़ा मंगोल आया जिसका नाम क्या था? तैमूर लंग। क्या नाम था? तैमूर लंग। जब भारत में आया, कब आया था? 1398 ईस्वी में। इस समय भारत पे शासन किसका था? तुगलक वंश के नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का। किसका शासन था जी? और मंगोलों में ये लगभग अंतिम शासक रहेगा, आक्रमणकारी रहेगा भारत में। ठीक है, कौन? तैमूर लंग। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है, नवनिर्मित मुसलमान या फिर नव मुसलमान किस वर्ग को कहा जाता है? तो इन्हीं मंगोलों को कहा जाता है। किनको? मंगोलों को। गयासुद्दीन तुगलक ने, तुगलकाबाद का नाम सुने होंगे, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने उस शहर को बसवाया था। तो जो नौ मुसलमान हैं, ये देखो अलाउद्दीन खिलजी से ये हार गया ना, जब ये हार गया तो ये वहीं रहने लगे। कुछ मंगोल जो है वो दिल्ली में रहने लगे और बाद में जा करके इन्होंने अपना धर्म क्या कर दिया? इस्लाम स्वीकार कर लिया। तो जितने भी आप इस समय के खान देखते हैं ये सब नए मुसलमान हैं। नहीं समझ में आया? ये वास्तव मुसलमान नहीं हैं, ये बदले हुए मुसलमान हैं। ठीक है, ये वास्तव में मंगोल हैं। और जवन खान लंबा दिख जाए उस समझ लेना नकली का खान लगा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? वास्तविक खान कितना होना चाहिए? 5 फुट 5 इंच से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। जैसे सलमान खान ये सही वाला है, आमिर खान सही वाला है, शाहरुख खान सही वाला है। आंखें ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। आंखें कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ये नस्ल है। जब पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री में एक आता है, उसमें बताया जाता है कैसे वो आपका सिलेबस है नहीं तो क्यों पढ़ाऊं। इधर देखो, तैमूर लंग। समझ में आया? तैमूर लंग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, $1 लाख का है भैया। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तैमूर लंग भारत कब आया? किसके शासन काल में आया? मंगोलों के बाद भारत में आक्रमण होता है किसका? मुगलों का। किसका? मुगलों का। अब समझिए, मुगल किसे आप कहेंगे? मंगोल समझ में आया? मंगोल कहां से आए? मंगोलिया से आए थे, चीन के ऊपर। सोच लीजिए, चीन इतना गुरु, उसके बावजूद भी मंगोलियों से डरता था। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहां बना है? मंगोलिया के बगल में, ताकि उधर से चंगेज खान ना आ जाए। मतलब मंगोली जो मंगोल लोग हैं वो चीन पे आक्रमण ना कर दें, इसलिए पूरे मंगोलिया को, देखिए मैप में, पूरे मंगोलिया को, लगभग पूरे मंगोलिया को चीन ने दीवार से क्या कर दिया है? घेर दिया है, ताकि हम दीवार पे खड़े रहेंगे, आएगी तो तीर मार के मार डालेंगे। बहुत क्रूर हुआ करते थे सब मंगोल। इसके बाद एक नया आक्रमणकारी आते हैं जिनका नाम रहता है मुगल। मुगल लिखा हुआ है, मुगल। मुगल मतलब क्या? ये मुगल एक्चुअली किसी प्रॉपर स्पेस के नहीं थे, किसी प्रॉपर जगह के नहीं थे। जिस तरीके से मंगोलिया के थे, तुर्की के थे, पहलव पर्सिया के थे, ईरान के थे, यूनान के थे, हिंद यमन इंडो ग्रीक जो है वो इंडो प्लस ग्रीक वाले क्षेत्र में निवास करते थे। कुषाण जो थे वो यूची जाति चीन से आए थे। ठीक है, हुण जो है वो भी मध्य एशिया से आए थे। अरब जो है वो अरब से आए थे, सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अरब से आया था। टर्की सुबुक्तगीन जो है वो तुर्क से आया था पहला। अल्पतगीन जो है वो तुर्क से आया था। महमूद गजनवी तुर्क। मोहम्मद गोरी जो है अफगानिस्तान के गौर प्रांत से। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क, अफगानिस्तान के गौर प्रांत से। तो इस तरीके से आप देखते हैं स्पेसिफिक क्षेत्र से ये सब सारे लोग आक्रमण किए थे ना। मंगोल जो है मंगोलिया से आए। अब एक नया, तैमूर लंग भी मंगोलिया से आया, एक नया नाम आ गया। हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे शंकर। शंकर मतलब क्या? मेल। ठीक है, मतलब एक इधर की भी एक तो आम ले लिए, एक अमरूद ले लिए, दोनों को मिला करके बना दिए हाइब्रिड प्रोडक्ट। समझ में आ रहा नहीं है? उसे बोलते हैं शंकर या फिर हाइब्रिड। यहाँ अंग्रेजी वाले हाइब्रिड समझे, हिंदी वाले शंकर समझे। मुगल जो है वो हाइब्रिड प्रोडक्ट है। किसके? मंगोल के और टर्की के। अभी भी मेडिटेरियन, देखिए मेडिटेरियन सी देख रहे हैं,
माना जाता है, मैं नहीं मान रहा हूं, लेकिन लोग मानते हैं, दुनिया मानती है कि जो मेडिटेरियन सी है वहां पे फ्लोरा भी बहुत सुंदर होते हैं और फना भी बहुत सुंदर होते हैं। जो वहां के जीव जंतु होते हैं वो भी सुंदर, क्लाइमेट ही ऐसा है, और जो पादप होते हैं वो भी सुंदर। मतलब अगर किसी सुंदरता की पहचान करनी हो तो जो मेडिटेरियन सी के आसपास वाले देश हैं उनसे की जाती है। नहीं समझ में आ रहा है? इंग्लैंड देखो ऊपर पड़ रहा है ना, इंग्लैंड के लोग उतना सुंदर नहीं माने जाते हैं, लेकिन टर्किश लोग, इटालियन लोग कहते हैं ना, लड़का अगर हो तो इटालियन जैसा एकदम, मतलब कट काठी एकदम बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, लड़की हो तो टर्किश जैसी। टर्किश मतलब क्यों? वहां की जो फल फूल हैं खट्टे होते हैं। कैसा होता है? खट्टा। और खट्टा जो है, खट्टा चीजें जो होती हैं वो स्किन के लिए बेहतर होती हैं। डॉक्टर भी बताते हैं, नहीं बताते हैं? खट्टा मतलब विटामिन सी की प्रचुरता, और विटामिन सी की प्रचुरता मतलब स्किन और हेयर दोनों बढ़िया। जब दो चीज बढ़िया तब तो ये कुल तो बहरी के चीज का कल सुबह बढ़ावेला। हसत खाओ, सही बात है ना। टर्की की लड़की और मंगोल के लुटेरे, अब डर के मारे ये लोग कहे कि अपना बियाह कर दूं वहां का कल जरा सुरक्षित रहा जाएगा। हुए क्या? मुगल अफगानिस्तान क्षेत्र में रहता था कौन? बाबर। कौन? जे कर मन करे परिया दे। मतलब कोई ज्यादा बड़ा साम्राज्य नहीं था। अभी भी अगर इस समय की बात करूं, लोकल सिनेरियो की बात करूं, इस समय करंट की बात की जाए तो तालिबान का नाम सुने हैं? तालिबान का नाम सुने हैं ना? अफगानिस्तान की ऐसी भूमि है, ऐसा वहां का स्ट्रक्चर है कि पहाड़ियां हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। वहां पे एक दिन में युद्ध खत्म नहीं हो सकता, एक साल में भी नहीं हो सकता, 2 साल में भी नहीं हो सकता, 10 साल लग गए, 20 साल लग गए। यूएसएसआर की सेना पहुंच गई, यूएसए ने कई सालों तक अपनी सेना वहां पे डिप्लॉयड रखी, लेकिन तालिबान को खत्म कर पाए क्या? आज की परिस्थिति क्या है? आज की परिस्थिति यह है, अफगानिस्तान से सारे राजनयिक, यूएसए की सेना बाहर निकली नहीं, इंडिया, रसिया, जर्मनी, जितने भी देश हैं सब अपने राजनयिकों को कहां से, अफगानिस्तान से क्या निकाल रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तालिबान फिर से पावर में आ गया। एक्चुअली वहां की भूमि ऐसी है, वहां का लैंड ऐसा है, वहां का स्ट्रक्चर ऐसा है, समतल भूमि नहीं है, दुश्मन दिखेगा नहीं। समझ में आ रहा है? मैं यहां पे हूं और एक तो सुरंग बना लिया पहाड़ों के बीच में, किस सुरंग में हूं पता चलेगा? इसीलिए उस अफगानिस्तान को जीतना बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान को जितना क्या है, और बहुत बड़ा साम्राज्य भी नहीं है कि समृद्धि बहुत रहे, गरीबी है कि नहीं है? बोलो, गरीबी बहुत है। तो देखिए यहां से चला कौन? बाबर। कहां आया? भारत। क्वेश्चन पूछता है, जब बाबर भारत आया तो उस समय भारत में यानी दिल्ली में, दिल्ली का सुल्तान कौन था? कौन था जी? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। और कब आया था ये जी? 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच घमासान युद्ध लड़ा जाएगा। जीतेगा कौन? बाबर। कौन जीतेगा? बाबर। इस तरीके से बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की क्या कर दी? स्थापना कर दी। अब सुनिए, यही बाबर जो है राणा सांगा को भी तो हराएगा, और यही बाबर इसी समय में राम मंदिर को ध्वस्त भी करवाएगा। मीर बाकी नामक इसका सेनापति रहेगा। किसका? बाबर के सेनापति का क्या नाम था जी? मीर बाकी। मीर जाफर नहीं, मीर बाकी। मीर बाकी नामक सेनापति को भेजेगा अयोध्या, कहेगा जाओ और वहां पे देखो कि फरिश्ते कहाँ उतरते हैं, और जहां फरिश्ते उतरते हैं वहां क्या कर दो? मंदिर या मस्जिद का निर्माण कर दो। और वो जाते हैं मीर बाकी, और कहाँ पे? अयोध्या में, जहाँ राम जन्मभूमि रहती है, वहीं पे ढांचा ध्वस्त करके एक, मतलब जो पुराना ढांचा था उसको हटा करके एक बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया जाता है। अब मीर बाकी जो था वो अफगानी था, मुस्लिम प्रथा को मानने वाला व्यक्ति था, तो वो किस तरीके का मंदिर बनवाएगा? गुंबद टाइप का बनवाएगा। बोलो,
बाबर को तो बताया गया था ना, दिल्ली के जो उलेमा थे उन्होंने ये निर्देश दिया था, देखो राणा सांगा को नहीं हराया जा सकता। बोले कहाँ है? बोले उसके पास सेना बहुत बड़ी है। क्या है? सेना बहुत बड़ी है और बहुत खुखार हैं। यही इब्राहिम लोदिया को अब भगा भगा के मरले रहना है 1 साल पहले माकुल 1524 में। तो यही लिए कहते हैं उधर मत जा, उधर बहुत खतरा है। कहाँ? राजस्थान में। राणा सांगा बहुत पावरफुल था। तो बोले तब बताओ तू ही क्या करी? किसे कहता है? उलेमाओं से पूछता है। कौन? बाबर। करना यही होगा कि जी जान लगा दो, चाहे मरो या मारो। ठीक है। तो सबसे पहली बार जिहाद का नारा किसने दिया? किसके खिलाफ? राणा सांगा के। राणा सांगा हिंदू शासक था, जिहाद का नारा देने में आसानी हो गई। कहा अपने सैनिकों से यहाँ मार करो, यहाँ लड़ाई करो, जीतोगे तो धरती की जन्नत मिलेगी, अगर हारोगे तो 72 हूरें मिलेंगी, तुम डिसाइड करो क्या चाहिए। यही है जिहाद। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है सबसे पहली बार जिहाद का नारा किसने दिया युद्ध में? बाबर ने। किसने? बाबर ने। ऐसे लोग फिर इन्हीं के वंशजों को हम महान कह देंगे ना। और वही जिहाद आज भी चल रहा है। मीर बाकी याद रहेगा? मीर बाकी किसका सेनापति था? बाबर का। कि इसने क्या किया था? देखिए, ध्वस्त करने का इन द सेंस उसका मेन मोटिव ध्वस्त करना नहीं था। उसे यह बताया गया था कि अयोध्या में फरिश्ते आते हैं। क्यों? क्योंकि इस्लाम में माना जाता है कि मोहम्मद साहब मानते थे कि अब तक बहुत से पैगंबर आ चुके। उसमें रामचंद्र जी भी पैगंबर, उन्होंने कहा वो भी पैगंबर हैं, कृष्ण भगवान भी पैगंबर हैं। मैं सबको पैगंबर मान रहा हूं, लेकिन मैं अंतिम पैगंबर हूं। मेरे बाद कोई पैगंबर पैदा होने वाला नहीं है। ये फाइल अब बंद हो जाएगी। ठीक है। इसलिए आप जो क्या करिए, और किसी को पैगंबर मत मानिएगा। तो उलेमाओं ने ये बताया बाबर को कि देखो जाओ वहां, और वहां की परिस्थिति बहुत डमाडोल है। इब्राहिम लोदी इसीलिए हारा है क्योंकि सिकंदर लोदी ने अयोध्या की मंदिर को ध्वस्त किया था। किसने? लोदी वंश साम्राज्य इसीलिए खत्म हो रहा है क्योंकि अयोध्या में सिकंदर लोदी ने क्या किया था? मंदिर मूर्ति भंजक की उपाधि दी जाती थी सिकंदर लोदी को। बहुत ज्यादा मूर्ति, अगर औरंगजेब से पहले किसी ने बहुत ज्यादा मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, तो वो कौन था? सिकंदर लोदी था। कौन था? मतलब मूर्ति भंजक की उपाधि दी गई थी, गाजी की उपाधि दी जाएगी उसी को। तो उलेमा सिखाते हैं, उसे बताते हैं कि कुल मंदिर तोड़े, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अयोध्या का मंदिर तोड़ दिए। तब से देख रहे हैं इब्राहिम लोदी राणा सांगा से हार गया, सबसे हारे या आपसे भी हार गया। मुझे लगता है आपको हार ही जाएंगे। अगर आपको जीतना है तो जाइए वहाँ पे जो रात में फरिश्ते उतरते हैं। कहाँ पे? अयोध्या में। उस जगह को जहाँ पे ध्वस्त किया गया है उसका क्या कर दीजिए? पुनः निर्माण कर दीजिए। तो मीर बाकी का मेन मोटिव, बाबर का मेन मोटिव ये था किसी तरीके से राणा सांगा से युद्ध जीता जाए। इसलिए वो भगवान को खुश करना चाहता था, फरिश्तों को खुश करना चाहता था। उसका मेन मोटिव ये नहीं था कि मंदिर की जगह मस्जिद बन जाए। लेकिन वो तो अफगान से आया था। कहां से आया था? अफगानिस्तान से आया था। उसे पता नहीं था कि यहाँ की शैली कैसी है, यहाँ की निर्माण शैली कैसी है। उसने अपनी निर्माण शैली द्वारा क्या करवा दिया? निर्माण करवा दिया। कहा अब ठीक है, अब फरिश्ते आएंगे तो आराम से बैठेंगे, और बनवा करके चलाया दिल्ली। कहाँ चलाया? दिल्ली। और बाद में जब वहाँ पे मुस्लिमों की तादाद बढ़ी तो कह अरे ये तो मस्जिद जिसे लौकत है। तो हिंदू बोले ना, ये तो राम जन्म। हिंदुओं ने अपना प्रैक्टिस जारी रखा, पूजा पद्धति जारी रखी। मुस्लिम बोले नहीं, ये गुंबद जैसा दिख रहा है, इसमें हम क्या करेंगे? नमाज पढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्लास बढ़ता चला गया। अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने कहा तुम लोग हमेशा रोज मार करते हो, अब करूंगा मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा? क्लोज। क्या कर दूंगा? बंद कर दिया गया कपाट। दोनों लोग रहो बाहर, न हिंदू जाएंगे न तो मुस्लिम। उसके बावजूद भी हिंदू मानते नहीं थे। हिंदू चौखट पे जाकर के बहरमल से, ठीक है, पूजा अर्चना जारी रखे। उसके बाद आते हैं आपके राजीव गांधी जी। कौन आते हैं? राजीव गांधी जी। शाहबानो केस याद है? नहीं याद होगा फिर भी जान लो। शाहबानो केस में ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शाहबानो को मिलना चाहिए मुआवजा। क्या मिलना चाहिए? मुआवजा। लेकिन इस्लाम में
इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता, कुरान इसकी अनुमति नहीं देता। इसके लिए मुस्लिम भड़के ना। राजीव गांधी जी ने एक नया बिल पास किया, उसमें कहा धार्मिक स्वतंत्रता के अधीन ट्रिपल तलाक देने पे कोई मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। साबानो केस जीतने के बावजूद भी उसको मुआवजा नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को किसने पलट दिया? राजीव गांधी जी ने। इससे हिंदू हो गए नाराज। कौन हो गया नाराज? हिंदू। बहुत ज्यादा नाराज। इनको खुश करने के लिए राजीव गांधी ने एक नया गेम खेला। कहा कि ऐसा है, इनका बहुत ज्यादा अटैच्ड, हिंदुओं का अटैच्ड, एकदम हृदय से टच वाला मुद्दा है, उसे पकड़ो। पकड़ा गया अयोध्या में। वो मैटर क्या था? अयोध्या का इसका कपाट खोल रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? राजीव गांधी ने कपाट खुलवा दिया। किसका? अयोध्या के जो बंद गेट पड़ा हुआ था। अब मामला भड़कने लगा। स्वाभाविक सी बात है, एक लोगों को खुश करो, दूसरा फिर नाराज। तो इस तरीके से मामला आगे बढ़ते बढ़ते आज की स्थिति ये है, राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। बहुत लंबा है ना, मत ज़्यादा चक्कर में अब बन जाइए तब लोग जाइए यार। देखिए उसके बाद कौन इससे राम मंदिर का मैटर से आप ही लोग नहीं परेशान, इसी समय के लोग परेशान नहीं है। 1527 से लगातार लड़ाइयाँ चल रही हैं, कई बार लड़ाइयाँ हुई हैं। ठीक है, कसम फाइनल तो हुआ। कौन सा साल हो गया? 16। हाँ, अभी सब कहते हैं कि ऐसा फिर से ढाऊंगा, फिर से ढहा जाएगा, फिर से बनेगा मस्जिद। तो फिर कहाँ फाइनल हुआ है? फाइनल चलता रहेगा, वो शांत होने वाला मैटर। अब ये देखिएगा, फिर से ईरानी आ गए ना, बोलो। ईरान से चले थे, फिर कहाँ गए? ईरान तक आ गए। अब ईरान में सबसे महत्वपूर्ण शासक लुटेरे आएंगे 1739 ईस्वी में। कब आया जी ये? 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण होगा। किसका आक्रमण? नादिर शाह का बहुत भयावह आक्रमण होगा दिल्ली पे। कहां पे? खूब लूटी जाएगी जनता। उसके बाद कभी जाइएगा, नादिर शाह की लूट का एक साक्षात्कार करना हो तो चांदनी चौक पहुंच जाइएगा। कहते हैं चांदनी चौक की जो गलियां थी वो खून से सराबोर थी। एक उस दिल्ली बहुत छोटी थी, ठीक है, लेकिन भीड़ बहुत हुआ करती थी। एक उसी चौक पे 40,000 लोगों की हत्या की गई, उसी चौक पे, उसी चांदनी चौक पे। अब बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा क्षेत्र है। यहाँ से लेके मान के चला रेलवे स्टेशन में इतनी दूर में 40,000 लाशें गिरा दी जाएं। हाँ, तो खून तो बहेगा ही, बहेगा ना। नादिर शाह का बहुत क्रूर आक्रमण, इसी ने तख्ते ताउस लूट के ले गया। कहां पे? अफगानिस्तान में। कहां पे? और उसी में क्या लगा हुआ था? कोहिनूर का हीरा। भारत ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं जी? नादिर शाह को। किसे कहते हैं? ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। नादिर शाह का एक सेनापति था। अब सुनिए, क्वेश्चन पूछता है, नादिर शाह जब भारत में आक्रमण किया तो उस समय भारत का, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था जी? 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। सुनिए, मोहम्मद शाह जो था वो मराठाओं द्वारा बैठाया गया एक कठपुतली था। समझ में आ रहा है? मराठा दिल्ली को जीत चुके थे, चाहते तो दिल्ली पे अपने शासक को बैठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, अब ये देखिए, यहीं पे गलतियां पकड़ी जाती हैं। इतिहास में हमने कितनी गलतियां की हैं। मराठाओं को अपने गृह क्षेत्रों का क्या है? मराठा। अब मराठा थी, मारो मराठा की तरफ जाते हैं ये लोग, कुछ भी जीत लिए। अफगानिस्तान में नादिर शाह तक गए, झंडा फहराए और कहे, हे नादिर शाह, हमके पैसा देते रहिए, हम चलते थे अपने घरे। अंग्रेज अपने घर रहे होते तो भारत में शासन कर पाते? कुछ लोगों को रखा ना यहाँ पे, बोलिए, यहाँ का शासक वो खुद बने तब शासन कर पाएंगे। लेकिन मराठाओं ने गलती की, मोहम्मद शाह को क्या कर दिया? मोहम्मद शाह, जैसे औरंगजेब की मृत्यु होगी उसके बाद के जितने भी शासक होंगे सब कठपुतली रहेंगे। किसके? मराठाओं के। लेकिन जैसे नादिर शाह को पता चला कि हिंदू शासक जो है वो मुस्लिम को कंट्रोल कर रहा है, वो कहाँ लौटाया था? कहाँ लौटाया? दिल्ली। और मोहम्मद शाह को परास्त किया। 1739 ईस्वी में हार जाता है। कौन? मोहम्मद शाह। और दिल्ली की जनता लूटी जाती है। कौन? उसके बाद इसका सेनापति, किसका सेनापति जी?
नादिर शाह, अहमद शाह दुर्रानी। कौन? अहमद शाह दुर्रानी। दुर्रानी वंश का संस्थापक अहमद शाह दुर्रानी को माना जाता है। ये किसका सेनापति हुआ करता था? नादिर शाह का। किसका जी? नादिर शाह का। बहुत ताकतवर सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। कौन? और चलाक। चलाक इतना कि नादिर शाह के साम्राज्य को अपने कंट्रोल में ले लिया। समझ में आ रहा है? और दुर्रानी वंश की स्थापना कर दी। 1761 ईस्वी में ये भी कहाँ आता है? भारत में। अब देखो, बुलावा जाता है भारत से जाटों का, राजपूतों का। दिल्ली के आसपास के राजा किसको बुलाते हैं? अहमद शाह दुर्रानी को। आओ और मराठाओं से हमें मुक्त करो। तुम लोगों की गुलामी बढ़िया थी, मराठाओं की गुलामी बढ़िया नहीं है। और 1761 ईस्वी में ये बात मराठाओं को पता नहीं थी। किसको पता नहीं थी? मराठाओं को। मराठाओं को लग रहा था कि ये हमारा ही साम्राज्य है, मैं पहुंचूंगा दिल्ली में और ये सब पूरा साम्राज्य है, मेरा सहयोग होगा। और 1761 ईस्वी में अपनी नाना साहब लेकर के चलते हैं एक तो सेना और कहते हैं चलेंगे कहाँ? युद्ध लड़ने, पानीपत के मैदान में। तो घरों वाली सब में रहुआ कहते हैं चला तो लो तो युद्ध हरता ना चला, हम न चली उधरिए से बनारस नहा आवल जाई। क्या चला लोगन हमें करे क्या? मतलब बनारस सब जितनी सेनापति सैनिक हैं उनकी पत्नियां जो हैं बनारस घूमने चल पड़ी। अब बताओ, उनकी सुरक्षा के लिए भी तो सैनिक भेजे गए। और उधर जाटों ने, राजपूतों ने क्या किया? गजब का धोखा दिया। पानी और खाना, अनाज दोनों को रोक दिया 10 दिन तक लगातार। अब ये बात किसको पता थी? अहमद शाह अब्दाली को। अहमद शाह अब्दाली उल्लेट करने लगा। पानीपत के मैदान के पहले ही सिंध नदी को पार कर पहले घुमाया, इनको ठहराया। 10 दिन जब इनके साथ खाने की पीने की सामानें खत्म हो गई, 7-8 दिन हो गया, तब इनके ऊपर किया आक्रमण। और 1761 ईस्वी में बहुत बुरी तरीके से हार हुई। किसकी? मराठाओं की। किसकी? इस तरीके से भारत के इतिहास में यह फिर से निर्णय दे दिया था। 1761 के युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध फिर से निर्णय दे दिया कि भारत का शासक कब मराठा। सबके मन में ये बुलबुलाहट थी कि अब लग रहा है पूरे भारत को मराठा जोड़ दिए हैं, अब शासक बनेंगे कौन? मराठा। और राजधानी कहाँ होगी? महाराष्ट्र। लेकिन ऐसा हो पाया क्या? क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपस में टूटे ना, तब वो कूटे, तब सब कूट दिए। अब सुनिए, इसी दुर्रानी वंश के अग्रणी शासक होंगे जिससे रणजीत सिंह क्या ले लेंगे? कोहिनूर हीरा ले लेंगे। नादिर शाह ले गया था ना दिल्ली से, अहमद शाह अब्दाली ने दुर्रानी वंश की स्थापना की। इसी दुर्रानी से कौन ले लेगा? राजा रणजीत सिंह। सिख साम्राज्य शासक होंगे राजा रणजीत सिंह। उन्होंने क्या कोहिनूर हीरा वो ले लेंगे, युद्ध में हराएंगे उसे और कहेंगे अपना ये मुकुट बदल दो। इस तरीके से कोहिनूर हीरा कहाँ पहुंचेगा? राजा रणजीत सिंह के पास। और राजा रणजीत सिंह से आएगा उनके सबसे अंतिम शासक दिलीप सिंह के पास। 13 साल का लड़का रहेगा दिलीप सिंह। अंग्रेजी हुकूमत इसे भेज देगी पेंशन पे और इन्हें भेज दिया जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य यानी ब्रिटेन, लंदन पढ़ने के लिए। और वहां पे महारानी चुरा लेंगी क्या? हीरा। और अपने मुकुट में उसको लगवा करके जिस दिन पार्टी में आएंगी तो सब लोग कहेंगे देखा चोरी का माल है। रानी को गुस्सा आ जाती है, कहती हैं कि दिलीप सिंह को बुलाती हैं और कहती हैं हीरा ये अपना लो, लेके जाओ। और फिर कहती हैं संसद से एक तो बिल पास करवाती हैं, कहती हैं जितने भी राजा यहाँ रहते हैं उनकी संपत्ति पे अधिकार किसका है? महारानी का। अब नियम पास करवा के चोरी करती हैं। और इस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य के पास भारतीय मत बोलिए, पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण हीरा, सुंदर हीरा कहाँ रखा हुआ है? ब्रिटेन के, इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है, वो मिलने वाला